नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं सीडीपी क्लास में, जिसमें कि चाहे वो सीटेट की बात हो, चाहे वो सीनेट की बात हो, चाहे बीपीएससी के द्वारा जो बिहार विद्यालय अध्यापक परीक्षा की बात है उसकी बात हो, या किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा से संबंधित बात हो, यहाँ से निश्चित तौर पर कम से कम 2 प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। नहीं रहने का कोई मतलब नहीं है, 100% रहते हैं। इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे के द्वारा दिया गया जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, जिसको कि हम कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो उस कॉग्निटिव थ्योरी को हम संपूर्ण तरीके से जानेंगे, जिसको कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। दरअसल अगर जीन पियाजे की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक में से एक माने जाते हैं। और मुख्य तौर पर अगर हम बात करेंगे तो आपके पास हम ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर ट्रिक बनाए हैं, और हम बहुत ट्रिकी अंदाज में, और यूँ कहें कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप अगर एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप किसी भी प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। हम आते हैं सीधे अपने कंटेंट पर। ये जो संज्ञानात्मक विकास है, तो संज्ञानात्मक विकास के द्वारा हम क्या सीखते हैं, तो लर्निंग सीखते हैं, सीखना, जिसको कि हम अधिगम कहते हैं। तो उन्होंने जो अधिगम अर्थात संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया, उसको उन्होंने मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा। अब जब 2 भागों में इन्होंने बांटा लर्निंग को, तो इन्होंने कहा कि पहला होता है संगठन, जिसको कि हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और दूसरा होता है अनुकूलन, जिसको कि हम अडॉप्टेशन कहते हैं। अब ये संगठन क्या है, तो मुख्य तौर पर हम देखेंगे तो रोजमर्रा के जीवन में हम कुछ न कुछ नई चीजों को सीखते रहते हैं। तो कुछ न कुछ नई चीजों को सीखना तो हमारे मनोमस्तिष्क में क्या होता है, वो संगठित होते रहता है। किसी भी चीजों को हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हम रास्ते पर जा रहे हैं और कोई जो व्यक्ति है अगर वो राइट साइड से जा रहा है और अगर उसको ठोकर लग गई, उसको चोट लग गई, तो ये हमें समझ में आता है कि राइट साइड से नहीं जा करके हमें लेफ्ट साइड से चलना चाहिए। अर्थात ये प्रत्येक दिन की हम बात कर रहे हैं, ये जब से जन्म होता है, जब तक आदमी रहता है तब तक की बात होती है कि जब हमेशा संगठनात्मक चीज़ें होती हैं। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई चीज़ों को सीखने को मिलता है इस संगठन के द्वारा। तो और अनुकूलन क्या है, तो अनुकूलन क्या होता है कि अपने आप को ढालना। मुख्य तौर पर हम कहें तो अनुकूलन अर्थात अडॉप्टेशन क्या है कि अपने आप को ढालना, चाहे वो स्थिति के अनुकूल हो, चाहे हम किसी भी सभा में गए तो लोगों के जो नए लोग हैं उससे हम किस प्रकार से ढलते हैं, उसके साथ हम किस प्रकार से अनुकूलित करते हैं। फिर नई परिस्थितियों में जाकर के हम किस प्रकार से अनुकूलित खुद को करते हैं। ये अनुकूलन जो है वो नई परिस्थितियों के अनुसार हम खुद को बदलने की बात करते हैं, अर्थात खुद को उस स्थिति के अनुसार ढालना। मुख्य तौर पर आप ये समझिए कि खुद को स्थिति के अनुसार ढालना, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, समस्या के अनुसार ढालना, ये अनुकूलन कहलाता है। अब अनुकूलन जो है इसमें इन्होंने 2 कैटेगरी में इसको बांटा। अनुकूलन जो है उसको 2 कैटेगरी में बांटा। पहला था आत्मसातीकरण और दूसरा था समायोजन। आत्मसातीकरण को हम असिमिलेशन के नाम से जानते हैं, और जो समायोजन है हम उसको अकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है, आत्मसातीकरण क्या होता है, तो जब भी बच्चा रहता है, तो जब छोटा बच्चा रहता है तो आप देखेंगे कि वो क्या करता है, तो प्रत्येक नई चीजों को, जो नए ज्ञान हैं, नई चीजें हैं, उसको वो पूर्ण ज्ञान मान लेता है। ध्यान दीजिएगा, आत्मसातीकरण का मतलब होता है संपूर्ण रूप से आत्मसात कर लेना, संपूर्ण रूप से उसको मतलब अडॉप्ट कर लेना, संपूर्ण रूप से अपना लेना। तो अब ये आत्मसातीकरण का मतलब ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो प्रत्येक नए ज्ञान को क्या करता है, तो पूर्ण ज्ञान समझ करके, ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक नए ज्ञान को
वो ये नहीं समझता है कि वो ज्ञान अधूरा है या पूरा है या क्या है, नहीं है, क्योंकि उसको अर्थ को समझने के लिए वो तत्पर अभी नहीं हुआ है। तो वो क्या करता है कि प्रत्येक नए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान समझ करके उसको आत्मसात कर लेता है। वही आत्मसातीकरण है। और समायोजन क्या होता है? तो समायोजन हम उसको कहते हैं, अर्थात वह मानसिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चा किसी भी नई सूचना के माध्यम से खुद को समायोजित करता है। तो नई सूचना के मुताबिक, जैसे कि खुद को समझना, अर्थात किसी भी नए जगह पर गया तो उसके अनुसार फिर कुछ नया ज्ञान देखा तो उसको अपने में बदलाव करना। अगर मान लीजिए कि, क्योंकि अभी इस मैंने कहा था कि यहां पर आत्मसातीकरण में क्या था कि नए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान मान लेना और उसको आत्मसात कर लेना, कि उसमें ये नहीं देखना कि उसमें क्या है, नहीं है, कितना सही है, कितना गलत है, ये नहीं देखना। लेकिन इस समायोजन की प्रक्रिया में क्या होता है, तो बच्चा जो सीखा हुआ है और नई सूचना जो उसको मिली है, उस नई सूचना के मुताबिक वो फेर बदल भी करता है। उसमें समायोजन के में वो फेर बदल भी करता है। तो नई सूचना के अनुसार वो अपने आप को ढालता है। तो नई सूचना के अनुसार अपने आप को समायोजित करना, नई स्कीमा को बनाना, ये क्या होता है? तो ये समायोजन की प्रक्रिया होती है। तीसरी चीज इन्होंने बहुत बड़ी चीज, हाँ, और मैं समायोजन के लिए एक थोड़ा सा बता दूं। मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए कि एक शिक्षक चेन्नई में रह रहे हैं और चेन्नई के छात्रों को वो पढ़ा रहे हैं। एक छोटे छात्रों को पढ़ा रहे हैं और वो क्रमशः 1 वर्ष तक उन्होंने संपूर्ण रूप से उस छात्रों को पढ़ाया, संपूर्ण कक्षा को पढ़ाया। अब छात्रों को पढ़ाया तो प्रायः 4 उसमें मौसम आए। अब 4 मौसम में उन्होंने पढ़ाया और सर्दी है। तो सर्दी आप देखेंगे तो जब चेन्नई में आप जाएंगे तो सर्दी पता ही नहीं चलता कि सर्दी आई भी कि नहीं आई, क्योंकि जब यहाँ पर दिसंबर जनवरी का महीना होता है, एकदम ठंड से कोहरा रहता है, बिल्कुल ठिठुरने का रहता है, उस समय में वहाँ पर एक बनियान पहन के आप घूम सकते हैं। तो ठंड का पता वहाँ पर चलता नहीं है। तो बच्चे को ठंड के बारे में पता नहीं है, लेकिन अब उसको अगर बताया जाएगा कि हाँ ये ठंड भी क्या चीजें हैं, किस प्रकार से है, तो वो जो नई सूचना है उसके अनुसार वो क्या करेगा, खुद को समायोजित करने का प्रयास करेगा। या यूं कहें कि उस छात्र को दिल्ली में ला करके छोड़ दिया। अब दिल्ली में पड़ी कड़ाके की ठंड, अब वहां पर वो नई सूचना थी उसके लिए, उस छात्रों के लिए वो नई सूचना थी, क्योंकि उस वहां पर पता ही नहीं था कि वो सर्दी है कि गर्मी है। और जब दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ी तो वो नई सूचना जो सर्दी है उसको अपने स्कीमा में वो बना लेता है, उसको अपने अनुसार उसको ढालता है। तो ये आपका समायोजन होता है। अब ये आपका स्कीमा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि स्कीमा क्या है। तो वह हम उसको कहेंगे कि जो किसी भी चीजों को देख करके अपने मनोमस्तिष्क में एक धारणा बना लेना, या यूं कहें कि एक स्कीम बना लेना, एक प्रतिमा बना लेना, एक आकार बना लेना, एक प्रतिबिंब बना लेना। वो जो प्रतिबिंब किसी भी चीज़ों को, नई चीज़ों को देख करके जब हम किसी अपने मस्तिष्क में एक धारणा बना लेते हैं, एक आकार बना लेते हैं, एक प्रतिमा बना लेते हैं, वही क्या है, तो स्कीमा कहलाता है। हम यूं कहें कि जो भी पुराने तथ्य हैं, पुराने विचार हैं, पुराने ज्ञान हैं, उसको हम नए ज्ञान के साथ उसको जोड़ करके और उसको एक प्रकार से प्रतिबिंब बनाने का काम करते हैं स्कीमा के तहत। अब यहाँ पर ये पहला इन्होंने ये अवस्थाएं भी बताई हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। मुख्य तौर पर इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं और इन अवस्थाओं के चलते इसको, अर्थात जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसको अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसको अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जा चुका है। अब पहला आता है कि संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, हम इसको कहते हैं सेंसरी मोटर। अब सेंसरी मोटर जो है वो, आप जैसा कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था है ये। तो मुख्य तौर पर हम देखेंगे तो इसमें 2 प्रक्रम होते हैं। 2 प्रक्रम में एक होता है ज्ञानेंद्रिय
ज्ञानेंद्रिय और दूसरा होता है वस्तु स्थायित्व। ये दो प्रक्रम इसमें मुख्य तौर पर इस अवस्था में माने जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर 0 से अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था माना गया है। तो ये संवेदी अर्थात गामक अवस्था जो है उसमें मुख्य तौर पर बच्चा क्या करता है शुरुआत की एज में, तो वो किसी भी चीज़ों को जो देखता है, भालता है, टटोलता है या अपने ज्ञान को स्थिर करता है, वो अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से वो देखता है। जैसे कि जब बच्चा सर नहीं हिला पाता है तो अपने चक्षु मतलब जो उसके जो चक्षु होते हैं, उसकी जो आंखें होते हैं, अपनी आंखों के माध्यम से केवल और केवल क्या करता है, तो नई चीज़ों को देखता है, परखता है। अपने कान के माध्यम से, श्रोत्रिय के माध्यम से वो क्या करता है, किसी भी चीज़ों के बारे में अपना आकार प्रकार समझता है। अब ये ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, हल्का फुल्का बड़ा हुआ तो वो क्या करता है, तो किसी भी वस्तु को स्थायित्व के बारे में वो देखता है कि ये मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो वो मार्कर पहले वो मार्कर अगर बहुत छोटा था तो ये मार्कर उसके सामने में प्रेजेंट किए तो वो बार बार देखा, तो ये देखा। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 1.5 साल 2 साल का हुआ, तो उस समय में वस्तु स्थायित्व इसके बारे में वो जानने लगा कि ये मार्कर है। अब हम अगर इसको बगल में छुपा लेंगे तो वो ढूंढने का प्रयास उस समय करेगा कि वो मार्कर कहाँ है और वो ढूंढने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे करके ये वस्तु स्थायित्व की ओर जाता है। पहले तो क्या करता है, तो अपने ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों के माध्यम से वो किसी भी वस्तु को जानने का प्रयास करता है। फिर वो क्या करता है, तो वस्तु स्थायित्व तक यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता है। किस अवस्था में? पहली अवस्था में। फिर हम सेकेंड अवस्था अर्थात जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको कि हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, ये 2 से 7 वर्ष का होता है। इसमें जो है, इसमें मुख्य तौर पर इसमें जो मुख्य तौर पर चीजें हैं वो है जीववाद, केंद्रीयता और अपलटावी। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मुख्य तौर पर यहां पर 3 विशेषताएं इस अवस्था में मानी गई हैं। इस अवस्था में जो 3 अवस्था मानी गई हैं, पूर्व संक्रियात्मक में, प्री ऑपरेशनल में, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें जीववाद क्या है? तो जीववाद वो है जो कि आप देखेंगे तो जब छोटे बच्चे होते हैं 2 वर्ष या उससे ऊपर थोड़ा सा, तो उसमें जब वो खेलते हैं, कोई भी खिलौनों के साथ खेलते हैं, या अगर वो कार्टून चैनल अगर देख रहे हैं, या कोई भी चीज़ अगर खेल रहा है, बच्चा किसी भी खिलौने के साथ खेल रहा है, मान लीजिए कि वो अगर थोड़ा सा हाइट पर है वो खिलौना और नीचे गिर गया, तो वो कहने लगता है मम्मा 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 इस खिलौने को चोट लग गई। या उसका अगर वो कुछ नाम रखा है तो उस नाम के साथ वो कहेगा कि इसको चोट लग गई, इसको ठीक कर दो, इसको दवा लगा दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जिस प्रकार से मुझे चोट लगती है, इसमें भी जीव है, इसमें भी प्राण है और इसको भी चोट लगी है। तो प्रत्येक चीजों में वो क्या समझने लगता है कि इसमें भी प्राण है, उसमें भी जीव है, उसमें भी प्राणित्व है। और अगर मान लीजिए कि वो कार्टून चैनल देख रहा है तो उसको वो लगता है कि उस कार्टून में भी वो प्राण है, आत्मा है, या जो भी कर रहा है वो उस प्रकार से कर रहा है। अर्थात वो प्रत्येक चीज़ों में जीववाद को ढूंढने का प्रयास करता है। फिर आता है केंद्रीयता। अब केंद्रीयता हर चीज़ को वो सेंट्रलाइज करने का प्रयास करता है कि प्रत्येक चीज़ को वो अपने मस्तिष्क में केंद्रित करने का प्रयत्न करता है। या यूं कहें कि अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको फिर अपलटा भी बताएंगे अभी, तो जैसे मान लीजिए कि ये केंद्रीय कोई भी चीज़ों को वो केंद्र में रख करके, मस्तिष्क में रख करके वो ढूंढने का प्रयत्न करता है या स्थायित्व करने का प्रयत्न करता है, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ अपलटावी में क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए कि एक ये ग्लास है और एक ये ग्लास है,
मान लीजिए इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। अब ये मान लीजिए सपोज दोनों ही 1 लीटर का है, 1 लीटर का दोनों ही है, सपोज ये दोनों ही 1 लीटर का है। और अगर हम बच्चों को ये कहेंगे कि इसमें बच्चे ये बताओ इस एज में, ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक की बात कर रहे हैं, तो प्री ऑपरेशनल की। तो इस एज में जब रहता है बच्चा, इसमें अगर हम ये कहेंगे कि बच्चा ये बताओ कि किस ग्लास में पानी ज़्यादा है, तो बच्चे क्या कहेंगे कि इस वाले में पानी ज़्यादा है, क्योंकि वो बड़ा दिख रहा है उसको ये नहीं दिख रहा है कि इसका घन तो कम है या फिर ये केवल लंबवत है, इसमें चौड़ाई नहीं है। लेकिन क्योंकि ये बड़ा उसको दिखता है तो उसको वो ये कहेगा कि ये बड़ा है, इसमें पानी ज़्यादा आएगा, इसमें पानी कम आएगा। अर्थात ये अपलटावी की अवस्था होती है। और अपलटावी की अवस्था में जैसे मान लीजिए कि अगर 5 + 5 बराबर 10 सिखाया गया बच्चों को, और अगर यहाँ पर ये कह रहा है कि 7 + 3 तो वो नहीं बता पाएगा। या फिर अगर मान लीजिए कि 2 × 2 2 × 2 = 4 होता है, या चलिए 2 × 4 बराबर अगर 8 कहे, तो अगर ये कहे कि ये 4 × 2 = वाट, तो ये अपलटावी की अवस्था होती है। वो एकदम से पलट के आपको नहीं बता पाएगा, वो एकदम से वो क्या हो जाता है, तो सन्न रह जाता है, उसको नहीं पता चलता है। तो ये अपलटावी की अवस्था है। अर्थात इसमें एक जीववाद होता है, केंद्रीयता होता है, अपलटावी की अवस्था होती है। मुख्य तौर पर ये 3 अवस्थाएं इसमें मानी जाती है। अब हम आते हैं ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि ये मुख्य तौर पर कितने वर्ष की है, तो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था है। तो इसमें भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं। जैसे देखिए कि तार्किक चिंतन, क्रमबद्धता, तुलना, संरक्षण और पलटावी। अब यहां पर आप देखिए कि इस अवस्था में ये जो थर्ड जो स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल जो है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सब कुछ मूर्त की अवस्था में जो भी उसको सामने प्रत्यक्ष में उसको दिख रहा है, उसके बारे में उसको ठोस चिंतन उसके पास आ जाती है। इसमें तार्किक चिंतन बहुत ही तगड़ी रहती है। कोई भी किसी भी चीज़ों के बारे में वो देख करके आपको ये कहेगा कि ये कैसे होगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें आते हैं कि किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस प्रकार से होगा, या ऐसा होगा तो क्यों होगा, ऐसा नहीं होगा, वो मना भी करेगा, कई बार विरोध भी करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये तार्किक चिंतन की अवस्था इसमें बहुत तगड़ी रहती है कंक्रीट स्टेज में। और इसमें किसी भी चीज़ों के बारे में आपको तार्किक चिंतन के माध्यम से वो आपके साथ बहुत तरीके से प्रश्न पूछता है। फिर आपका इसमें क्रमबद्धता, इसमें सिस्टमेटिक इसमें चीज़ें आ जाती हैं। किसी भी चीज़ों को वो सिस्टमेटिक वे में रखने में वो कामयाब रखता है। कोई भी चीज़ आप दे दीजिए उसको, वो अगर कहेंगे कि ये इसको व्यवस्थित रूप से रखो, क्रमबद्ध तरीके से रखो, वो उसको करने में सक्षम हो जाता है। फिर आ जाता है तुलना। अब वो तुलना में भी सक्षम हो जाता है क्योंकि तार्किक चिंतन उसके पास आ चुका है। तो तार्किक चिंतन के माध्यम से वो तुलना करने में भी कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं, ये चीज़ें इसके समकक्ष हैं या क्या है, नहीं है, उसके बारे में। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, दूसरा लाइन है, तीसरी लाइन है, तो अगर x है, y है या z है, तो ये आपको बता देगा कि z y से बड़ा है और z सबसे बड़ा है। या
x सबसे x y और z दोनों से ही छोटा है, या y जो है वो x से बड़ा है और z से छोटा है, अर्थात उनकी तुलना करने में वो सक्षम, पूरी तरीके से सक्षम हो जाता है इस अवस्था में आकर के, 7 से 11 अवस्था में। फिर आपका संरक्षण, वो किसी भी चीज़ों को, किसी भी जो उसके पास जो ज्ञान आ चुके हैं उसको संरक्षित करने में, उसका संरक्षण करने में वो कामयाब रहता है, किसी भी चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में वो सक्षम होता है। फिर पलटावी क्या है? पलटावी, मैंने यहाँ पर अपलटावी के बारे में बताया था कि यहाँ पर मान लीजिए कि 2 बोतल हैं और 2 बोतल में एक चौड़ी है एक लंबी है, और दोनों में अगर 1-1 लीटर पानी आता है, तो जब ये अवस्था थी, इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक में वो बताने में समर्थ नहीं हो पा रहा था, वो ये बता रहा था कि इस बोतल में, लंबी वाली बोतल में ज़्यादा पानी आएगा और इसमें कम आएगा, लेकिन इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक में आकर के ये आपको बताने में सक्षम हो जाएगा कि नहीं, दोनों में ही सेम पानी आते हैं, किसी में कम और किसी में ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर तार्किक चिंतन के माध्यम से कई बार अगर आप दोनों को दे देंगे तो क्या कर सकता है वो, अपने वहाँ पर क्या कर सकता है, तो एक का पानी वो फेंक भी सकता है, दूसरे में वो पानी दे करके देख सकता है, और फिर दूसरे में पानी दे करके देख सकता है। इस तरीके से वो पूर्ण तरीके से तार्किक चिंतन के माध्यम से वो आपको बता पाने में समर्थ हो जाता है कि दोनों में सेम पानी आता है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर 5 और 5 10 कहे थे और 7 + 3 अगर पूछेंगे तो उसका भी वो जवाब देने में सक्षम हो जाता है। अगर यहाँ पर जैसे कि हमने कहा था कि 2 × 4 = 8 होते हैं, तो 4 × 2 बराबर भी वो 8 ही बताएगा, अर्थात अलट पलट के, पहले अलट पलट के जवाब नहीं दे पाता था, अब इस स्टेज में आकर के आपको वो अलट पलट के जवाब देने में वो संपूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है। अब हम आते हैं अंतिम अवस्था पर। अंतिम अवस्था हमारी कौन सी है? तो औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, और इसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं, जो कि 11+ होता है वर्ष। तो इस अवस्था में आकर के बच्चे में संपूर्ण तरीके से चिंतनशीलता आ जाती है, अर्थात इसमें आपको देखेंगे तो कल्पनाशीलता के अलावा अमूर्त चिंतन, निगमनात्मक तर्कणा, वैज्ञानिक ज्ञान इत्यादि जो है, इस अवस्था में 4th स्टेज में जाकर के यहाँ पर इसमें बच्चे में क्या हो जाता है, तो संपूर्ण तरीके से वो कल्पनाशीलता आ जाती है, अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, वो बिल्कुल सक्षम हो जाता है कि वो किसी भी प्रकार से चिंतन करने में समर्थ हो जाता है, नए नए इमेजिनेशन करने में वो समर्थ हो जाता है, नई चीज़ों के बारे में किस प्रकार से क्या होगा। अब इस समय में क्या था, तो जो ठोस चीज़ें थीं उन्हीं के बारे में वो सक्षम था बता पाना, लेकिन इसमें वो इमेजिनेशन के माध्यम से भी वो बहुत सारी चीज़ों को, ठोस चीज़ों को तो बता ही देगा, लेकिन अमूर्त चिंतन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बता देगा। चिंतन के माध्यम से वो हर एक चीज़ को, हर एक पैरामीटर को वो आंकेगा कि किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है, किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ों को वो अमूर्त चिंतन के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। फिर इसमें ये जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो ये लॉजिक अपना पेश करता है, तो तर्कणा उसके साथ वो पेश करता है, लॉजिक के साथ वो कोई भी चीज़ जो करेगा तो वो लॉजिक के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कर दिया और वो मान गया। पहले इस एज से पहले आप जो कहते उसको मान लेता, लेकिन यहाँ पर आते आते आप जो कुछ कहेंगे उसको वो मानेगा नहीं, वो पहले देखेगा कि आप सही हैं या गलत हैं, उसको वो ठोस तरीके से, उसको पूर्ण तरीके से वो जांच परख लेगा, उसके बाद वो आकर के आप पर विश्वास करेगा। तो वैज्ञानिक ज्ञान भी उसमें आ जाता है, समाहित हो जाता है। अब निगमनात्मक
निगमनात्मक जो तर्कणा है, अर्थात जो समस्या को हल कर पाने की जो एक चिंतन है, वो तर्क है, वो उसमें बहुत अधिक आ जाती है और उसके माध्यम से क्या करेगा, एक प्रश्नों का वो एक से अधिक हल उसके पास रहता है, एक समस्या का एक से अधिक उसके पास समाधान रहता है। तो इसके माध्यम से वो अब संपूर्ण तरीके से किसी भी चिंतन को वो सक्षम तरीके से कर पाने में समर्थ हो जाता है। अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो कि सीटेट या अन्य परीक्षाओं के माध्यम से आए हुए हैं इससे संबंधित। कई बार पूछा गया है कि सीता साइकिल चलाने वाले पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने में उसकी मदद लेना चाहता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसका आधार क्या होगा? तो ये समायोजन होगा, क्योंकि समायोजन के माध्यम से क्या करता है, तो जो पुरानी चीजें हैं उसको वो नई स्थिति में वो लाने का प्रयास करता है और नई स्थिति के अनुसार उसको आंकने का प्रयत्न करता है। तो उसमें पूर्व अनुभव था साइकिल चलाने का, नया अनुभव हो गया ये स्कूटर का, उस पर वो लागू करना चाहती है कि किस प्रकार से नए स्थिति में हम कैसे उन चीज़ों को ढालें अपने आप को, तो ये समायोजन कहलाएगा। फिर इसके बाद फिर पूछा गया कि कौन सा संप्रत्यय कार्यरूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। तो ये कार्यरूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करने का जो काम करता है वो आपका स्कीमा करता है। स्कीमा के माध्यम से आप किसी भी कार्यरूप को संगठित कर सकते हैं और उसको प्रतिपादित कर सकते हैं, क्योंकि संगठित करना भी यहाँ पर काम होता है। जैसे कि मैंने कहा कि धारणा बना लेना, किसी भी काम के प्रति अगर आपने आकार बना लिया, धारणा बना लिया और उसके माध्यम से जो आपकी पूर्व धारणा है उसके माध्यम से आप उसका किसी भी चीज़ों का हल नए चीज़ों में आप उतारने का प्रयत्न करते हैं।